नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और आखिरकार भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध की स्थिति बनी हुई थी वो फिलहाल टल गई। फिलहाल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत सरकार ने सीज़ फायर को लेकर जो स्टैंड लिया है उसमें साफ दो टूक शब्दों में कहा है कि अगर दोबारा भारत पर कोई भी आतंकी कार्रवाई या हमला, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड कुछ भी होता है तो उसे वो युद्ध की तरह लेगा। इसलिए मैंने कहा फिलहाल खैर अमेरिका के इंटरवेंशन से या जैसे भी हुआ, सीज़ फायर दोनों देशों के बीच में हो गया। इसके राजनीतिक मायने क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, इससे किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, ये मैं अभी इस वीडियो में इसकी बात नहीं करूँगा, ये कभी और बात कर लेंगे। लेकिन इसके पीछे अभी जो वीडियो है इसका मकसद ये है कि इस जो युद्ध की स्थिति थी, जो दोनों देशों के बीच में तनाव थे, उसमें दो चीज़ें बड़ी साफ तौर पर निकलकर सामने आई। एक तो हमारी सेना की बहादुरी, हमारे पास जो सैन्य जो शस्त्र हैं, ये जो भी टेक्नोलॉजी है वो दुनिया में सभी देशों के बराबर है, बेहतरीन है, ये भी साफ हो गया। और हमारी सेना कभी भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और इस देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए जी जान से जुट जाती है, ये भी साबित हो गया। लेकिन दूसरी चीज़ एक और साबित हुई कि चाहे वो देश में हालात जैसे भी हो, देश युद्ध की स्थिति में क्यों ना हो, लेकिन जो हमारी गोदी मीडिया है उसका रोल वही रहेगा जो हमेशा रहा है, यानी गिद्ध की तरह नोचने वाला। कोविड काल में याद है आपको, इस गोदी मीडिया ने क्या क्या, कैसी कैसी खबरें, कैसे कैसे जो है वो एक जर्नलिज्म के एथिक्स को सारा दरकिनार करते हुए खबरें चलाई थी। उससे पहले नोटबंदी के टाइम याद है, नोट में चिप ढूंढते हुए हमारे न्यूज रूम एंकर्स। इस बार इस भारत पाकिस्तान तनाव में तो उससे कई हदें पार करते हुए गोदी मीडिया आगे निकल गई। रविश कुमार ने अपने वीडियो में ठीक कहा था कि ये युद्ध तो भारत की सेना जीत लेगी, लेकिन गोदी मीडिया की जो फेक न्यूज़ जिस तरह से चला रही थी उससे कैसे जीतेगा। गोदी मीडिया के फेक न्यूज़ फैक्ट्री ने इस देश का बहुत नुकसान किया, इस देश के लोगों को बहुत बरगलाया। रोज़ हम देख रहे थे कि गोदी मीडिया किस तरह से लगातार झूठ पे झूठ इस देश को परोसती रही, इस्लामाबाद तक कब्जा करा लिया था। और ये हालात सिर्फ इस तरफ नहीं थे, सीमा के उस तरफ पाकिस्तान में भी यही हाल थे। वहाँ की मीडिया भी रोज़ाना झूठ की फैक्ट्री खोल के बैठी थी और इतना झूठ बोलती थी कि दोनों देशों की मीडिया को लेकर दुनिया भर की मीडिया ने मजाक बनाया। दुनिया भर की मीडिया एग्जाम्पल देती है कि येलो जर्नलिज्म या फेक जर्नलिज्म कैसे होता है। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मीडिया को अभी देख लीजिए। ये हालत थी कि जिस सरकारी जो है वो रहमो करम पर इस देश की गोदी मीडिया है, उस सरकार को बाकायदा कहना पड़ा कि अपनी सीमा में रहिए। मीडिया को कभी नोटिफिकेशन के ज़रिए कहना पड़ा कि जो सायरन आप बजाते हैं अपने न्यूज़ रूम में उसे बंद कीजिए। कभी कहना पड़ा कि लाइव कवरेज मत कीजिए। बाकायदा सरकार को डायरेक्शन देनी पड़ी और कई बार इस मीडिया ने खुद भी अपनी गलतियों को कबूला और कभी गलती से बाहर भी आई। जरा देखिए। लेकिन हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट्स ऑन एयर हो गई, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। Of severe escalation which has happened. चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया। All right. देखिए, फेक न्यूज़ के बारे में हमारे कई सदस्यों ने उठाया है। जो फेक न्यूज़ है, हमारा देश का एकता को कमज़ोर करने के लिए कई गलत नैरेटिव्स या फेक न्यूज़ चलाने का प्रयास कर रहा है। इसका मुद्दा सामने में आया है और हम अपील करना चाहते हैं कि ऐसे समय में कोई फेक न्यूज़, गलत तरीके से नैरेटिव कोई अगर चलाते हैं बाहर से देश के अंदर में, तो उसको विश्वास ना करें और कोई भी न्यूज़ ऑथेंटिक हो तभी इसको विश्वास करें। अब देखिए, माफ़ी मांग रहा है एक चैनल, आज तक जैसा चैनल, लेकिन फ़र्क इतना है कि जब फेक न्यूज़ चलाई तो सीनियर एंकर बड़ा चेहरा बैठी थी और जब माफ़ी मांगने की बात आई तो जूनियर को आगे कर दिया। एनडीटीवी के तो रिपोर्टर ने ही सच बोल दिया और मंत्री को कहना पड़ा कि भाई मीडिया को ज़रा लगाम में लगाइए। लेकिन सवाल ये है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म सरकार से सवाल पूछ रहे थे वो तो बहुत सारे सरकार ने बंद कर दिए, जैसे 4 PM या द वायर और बहुत सारे लोग।
हम सब पे इस वक्त एक तलवार लटक रही है। लेकिन ये जो गोदी मीडिया खुलेआम इतना झूठ फैला रही थी, इस पर कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की, सिर्फ प्रिकॉशनरी चेतावनियां देती रही, कोई कार्रवाई नहीं की। ये एक तरफा व्यवहार क्यों, सवाल ये उठता है। बात अब देखिए, सवाल मुझे ऐसा लग रहा था कि सवाल ये था कि हम कितने जो है वो फ्रंट पर युद्ध लड़ रहे हैं। एक फ्रंट पर भारत की सेना, भारत के डिफेंस फोर्सेस पाकिस्तान के नापाक इरादों को निस्तो नाबूद कर रहे थे, वहाँ हम कामयाब हो रहे थे और हुए। पूरी दुनिया ने देखा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को क्या हाल किया। पाकिस्तान को मजबूरन अमेरिका की शरण में जाना पड़ा और सीज़ फायर के लिए अमेरिका को बीच में आना पड़ा। लेकिन 3 और फ्रंट इस दौरान खुले हुए थे। एक था ये फेक न्यूज़ वाला फ्रंट जो गोदी मीडिया ने पाकिस्तान में भी चल रहा था, भारत में भी चल रहा था। हम पाकिस्तान की बात नहीं करते, हम भारत की बात करते हैं क्योंकि हमें इफेक्ट हो कर रहा था। अब सोचिए, एक चैनल ये हेडलाइन चला रहा था, वॉर हेडलाइन, कि उसके चैनल को पाकिस्तान में छुप छुप के देखा जा रहा है। तो फिर तो आपको और प्रिकॉशन लेना चाहिए था, फिर तो आपको और ध्यान रखना चाहिए था कि भी पाकिस्तान के लोग भी आपको देख रहे हैं। झूठ जो है वो आप ना फैलाएं। एक फ्रंट वो था जहां पर ये लड़ाई लड़ी जा रही थी और इसका नुकसान मुझे लगता है आने वाले समय में, अगर ये सीज़ फायर नहीं होता, लंबा चलता, तो ये होता जो हम बचपन में कहानी सुनते आए थे गडरिये वाली, कि जब गडरिया मजाक में गांव वालों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहता था शेर आया शेर आया, और लोग उनकी मदद के लिए पहुंच जाते थे। कई बार जब उसने ऐसा किया तो लोगों ने उसकी बात पे विश्वास करना बंद कर दिया, और जब असली में शेर आया तो उसकी मदद करने कोई नहीं आया। यही हाल इस मीडिया का हो जाता अगर ये स्थिति लंबी चलती, कि इतना झूठ परोस रहे थे कि अगर कभी सच में कोई सच्ची खबर सरकार को लोगों तक पहुंचानी होती तो इनकी बात पे लोग विश्वास ही ना करते, ये स्थिति हो जाती। तो इस फ्रंट पे देश की जनता को खूब लूटा गया। टीआरपी के लिए, टीआरपी के नाम पर हर कुछ परोसा गया। गिद्धों की तरह छोटी छोटी झूठी इंफॉर्मेशनों पे टूट पड़े और आप तक पहुंचाया गया। एक दूसरा फ्रंट था जो ये जो वीडियोज़ मीडिया में शेयर किए जा रहे थे उनका सच दिखाने का, और उसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म है जो काम कर रहे थे, जिनमें एक खास का जिक्र मैं करना चाहूँगा। वो है ऑल्ट न्यूज़, या फिर उसके जो रिपोर्टर हैं मोहम्मद जुबैर। उन्होंने हर एक खबर, सिर्फ भारत की मीडिया की नहीं, पाकिस्तान की मीडिया भी जो झूठ फैला रही थी, उन सब की सच्चाई लोगों के सामने रखा, फैक्ट चेक किया और वीडियोज़ की असलियत बताई कि वीडियोज़ दरअसल सब झूठे हैं। लेकिन ये जो फैक्ट चेक करने वाले लोग थे ये कम थे। कितने लोगों से निपटते, क्योंकि ये एक तरफा लड़ाई लड़ रहे थे। इनको पाकिस्तान की मीडिया का भी झूठ पकड़ना था, भारत की मीडिया का भी झूठ पकड़ना था, जो बहुत मुश्किल हो जाता है एक टाइम पे आके। तो एक फ्रंट वो था, और ऐसे में मुझे लगता है ये जो फैक्ट चेकर्स थे, मोहम्मद जुबैर जैसे, ऑल्ट न्यूज़ जैसे, इनको भी एक सैल्यूट बनता है, इनकी तारीफ करना भी बनता है। कम से कम कुछ हद तक तो इन्होंने इस देश को टीआरपी के वल्चर से बचाया, इन गिद्धों से बचाया। तो एक फ्रंट वो था। एक और चौथा फ्रंट था उन लोगों का जो बीच में, जो कहते हैं ना कि जब कोई शिकार करता है उस शिकार का पे नज़र रखते हैं वो गिद्ध, और मौका मिलते ही मांस नोचना शुरू कर देते हैं। ऐसी तरह के एक सोशल मीडिया पे खास करके ऐसे लोग थे जो इसी इंतज़ार में थे, जो अपने आप को कहते तो हैं कि हम न्यूट्रल हैं, दरअसल हैं वो सरकार के भक्त। अब जब सरकार ने कुछ चैनलों पे कार्रवाई की तो उसको भी कैश करने लगे, और जैसा मैंने एक दिखाया था, डीडी न्यूज़ ने के एक एंकर ने पहले किया था, जिसको लेके कांग्रेस ने एफआईआर की, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे को गद्दार की कैटेगरी में रखा था। ऐसे ही है, ये देखिए, ये मनीष ठाकुर हैं, ये कभी मेरे जूनियर हुआ करते थे, आजकल तगड़े मोदी भक्त हैं। लिखते हैं, मोदी दुश्मनों को पहले अपने अखाड़े में आने पे विवश करते हैं, फिर यूं बर्बाद कर देते हैं। जिक्र कर रहे थे रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा जैसे पत्रकारों का, साथ में पाकिस्तान सेना का। यही नहीं, इनका एक और देखिए, हमें ये गौरव देने के लिए मोदी गालियां खाते रहे, नीच आज भी नहीं मान रहे। और फोटो देखिए, राहुल गांधी, खड़गे, रवीश कुमार, नेहा राठौर, विनोद कापड़ी, योगेंद्र यादव। यानी ये शख्स
राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ नेताओं को और पत्रकारों को नीच बता रहे हैं, नीच शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं इनके लिए। ऐसे ही ये है ग्लोबल हर्ष करके चला रहे हैं। और वायर जब साइट बंद हुई तो ये कहते हैं घबराकर रवीश कुमार ने नया चैनल बनाया, वायर के अलावा कई पर गाज, है ना। ये इस चीज़ को लेकर खुश हो रहे थे और इन्होंने के आस्तीन के सांपों की पहचान हो गई। और इसमें भी शुभंकर, यूट्यूबर नेहा राठौर और टिकैत और एक एक्टर कुलकर्णी, इन सब लोगों को आस्तीन का सांप कहते हैं। ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे ये लोग। इसी चीज़ पे रोटियां सेकने के इन्हीं चिप दुकानदारी चला रहे थे कि शिकार सरकार करती है, सरकार ने चैनल बंद किए, उस पे ये वीडियो बना के अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। और मज़े की बात है, कहते हैं कि जो ये चैनल हैं बाकी जो सरकार से सवाल पूछते हैं ये सब फर्जी हैं। कहते हैं कि इनके सब्सक्राइबर नंबर्स फर्जी हैं। इसी से पता लगता है कि ये लोग कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं। खुद के सब्सक्राइबर इनके जो है वो लाखों में है, 10 लाख भी नहीं पहुंचे हुए, उससे भी कम है। और रवीश कुमार जिसके जो है वो करोड़ों में सब्सक्राइबर हैं, उन पे सवाल उठाते हैं और कहते हैं वो फेक सब्सक्राइबर्स हैं। ये दरअसल इनकी जलन बताती है कि ये जो सरकार से सवाल पूछने वालों को सोशल मीडिया पे ज़्यादा फॉलोअर्स मिलते हैं, ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलते हैं, ज़्यादा लोग देखना पसंद करते हैं, उससे इनको जलन होती है, इसलिए उनके नंबर्स को फेक बताने की कोशिश करते हैं। ये है वो चौथा जो फ्रंट पे जो एक वल्चर बैठे थे, जो नोचने के लिए तैयार बैठे थे। ये हुआ इस 3-4 दिनों के दौरान इस देश में। अच्छा, इन 3-4 दिनों के दौरान एक चीज़ और है जिसका जिक्र मुझे लगता है करना मैं ज़रूरी समझूंगा। वो ये है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे यूबीटी, कोई भी हो, हर पार्टी ने एक स्टैंड लिया कि देश में हालात युद्ध जैसे हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, हम सेना के साथ खड़े हैं। कांग्रेस ने तो बाकायदा यात्राएं भी निकाली और बहुत से सेलिब्रिटीज़ जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया भारत डिफेंस फोर्सेस ने, तब उसके समर्थन में खड़े आए। लेकिन एक शख्स, उसका जिक्र करना बेहद ज़रूरी है यहाँ पर, वो शख्स जिसे हमने सदी का महानायक कहा, जिसका नाम है अमिताभ बच्चन। उस शख्स ने एक शब्द नहीं कहा भारतीय सेना के समर्थन में, भारतीय सेना का हौसला अफजाई में एक शब्द नहीं कहा। उल्टा देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि क्या ट्वीट कर रहे थे वो, क्या एक्स पे डाल रहे थे, नंबर्स डाल के। मुझे नहीं समझ में आ रहा था वो क्या दिखाना चाह रहे थे। लोगों ने आप उनके एक्स हैंडल पे जाइएगा, लोगों ने उन्हें दिमागी तौर पे परेशान तक कह दिया कि जो इस तरह के रोज़ ट्वीट कर रहे थे रात को। लेकिन भारतीय सेना के समर्थन में एक शब्द नहीं लिखा इस शख्स ने, और इसे हमने कहा सदी का महानायक। मैंने अमिताभ बच्चन का जिक्र इसलिए किया कि मैं कहूँ मैं सेना के साथ हूँ, मैं सरकार के साथ हूँ, आप कहें पूरे देश ने कहा, जज्बे में कहा, हमारा वो इम्पैक्ट नहीं होता जो एक जिसे हम सुपरस्टार कहते थे, जो बड़े चेहरे होते हैं, इनके एक एक शब्द का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। देश के लोगों में जोश पैदा होता है, लोग इनको फॉलो करते हैं। इसलिए मैंने अमिताभ बच्चन का नाम लिया। अगर अमिताभ बच्चन भी कोई ऑर्डिनरी आदमी होता तो मैं जिक्र नहीं करता। जिन लोगों ने इन्हें सदी का महानायक बनाया, उनकी तरफ कोई जिम्मेदारी है इनकी कि नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ तभी ये करेंगे जब मोदी जी कहेंगे कि आइए राम मंदिर का वो है उद्घाटन है, आप आइए तो वहाँ नाचेंगे। अंबानी के बेटे की शादी में जाना हो, अंबानी ने फ़ोन किया है, वहाँ जाएंगे। क्या इसीलिए हमने इन्हें सदी का महानायक बनाया था? ये है दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच ये 3-4 दिनों का जो तनाव के बीच का जो निष्कर्ष है। इससे सबक इस देश को सीखना चाहिए। सबक इस देश को ये सीखना चाहिए कि सबसे पहले तो इस मीडिया नाम की बीमारी पे विश्वास करना बंद कर दीजिए। दूसरा सबक ये सीखना चाहिए कि आप किसी को हीरो बनाओ, स्टार बनाओ, आइडल बनाओ, लेकिन इतना ना बनाओ कि वो इस तरह से आपके भरोसे को तोड़े। और तीसरा ये कि इस देश में जो जज्बा दिखाया इन 3 दिनों में, उस जज्बे को कैसे कायम रखना है और इस देश की सेना का मनोबल कैसे यूं ही बनाए रखना है, इस पे और ज़्यादा काम होना चाहिए। और एक अपील और करूंगा आपसे कि मालूम नहीं इस दौर में जब हर एक
आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो सरकार से सवाल पूछते हैं, उसमें हो सकता है हमारा भी नंबर आ जाए। तो हमारे 3 चैनल हैं, खबरहाट, प्रदीप चौहान और वॉइस अनप्लग्ड। आप इन तीनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन केस कोई एक आवाज़ बंद भी हो जाए तो आप दूसरी जगह मेरी आवाज़ सुन सके। हमारी आपका ये जो रोज़ाना का मिलने का सिलसिला है ये बना रहे। तीनों चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप तीनों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।